So the topic persists on cardiovascular system analysis to clinical condition. So exactly as we have talked previously on the heart. So basically what happens, मतलब जब भी हम इवेल्यूशन करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो उसमें मतलब हार्ट की कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी आर्टरीज या वेन्स, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी रिलेटेड है, उन सब की एग्जामिनेशन। तो जब सारे तरफ से नॉर्मल दिखेगा, इसका मतलब है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, अदरवाइज इट विल टेंड्स टू सम क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, दैट इज ईसीजी कहते हैं हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू हम बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली हार्ट के सारे चैम्बर्स कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। वेन से आर्टरीज जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, अगर लिपिड्स की कलेक्शन है वहाँ, या फिर कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो उससे मतलब पता चल सकता है, ठीक है। हो सकता है कहीं कोई वाल्व दब रहा हो, कोई छोटा सा होल हो, मतलब कहीं भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उसको वो क्लियरली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो बहुत सारे मतलब इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स अपने पास अभी के समय में है। तो एग्जैक्टली जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये अपना बेसिक चीज हो गया, लेकिन अब चूंकि जो टाइम चल रहा है इसमें काफी कुछ एडवांस हो गई है, ठीक है। तो क्लिनिकल फंक्शन को पता करने के लिए जैसे बेसिकली हम लोग चलते हैं, तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि एक्सरे किया जाए। मतलब ये बिल्कुल नॉन इन्वेजिव है, इसमें किसी तरह की कोई चीड़ फाड़ या फिर कोई दर्द कुछ भी नहीं, ठीक है। तो पहले एक्सरे कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर ईसीजी है ही अपनी, है ना। इसके बाद कोशिश करते हैं कि जैसे अभी ईईजी आ गई है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो अगर कहने का सेंस है, केयरफुली अगर हम असेसमेंट करें, तो वी कैन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक रीजन, है ना, वट एवर द एथियोलॉजी और एनाटॉमिक और फिजियोलॉजिक कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसके कारण कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो सकती है, ठीक है। वो चीज हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक चीज हम कहना चाह रहे थे यहाँ, थोड़ा सा सब लोग अपना ना ये कर लो, म्यूट कर लो पीछे से कुछ कुछ आवाज आ रही है, सारे बच्चे म्यूट कर लो अपना अपना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब केयरफुल असेसमेंट करनी है हमें, तो उससे पता चलेगी कि स्पेसिफिक व्हाट विल बी द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्लिनिकल कंडीशन। तो उसमें हम एनाटॉमिक और फिजियोलॉजिक कंपोनेंट्स दोनों देखते हैं, ठीक है। जैसे एनाटॉमिक का कहने का मतलब है, बाहर से फिजिकल एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं कि कहीं कोई स्वेलिंग है, या मतलब किसी तरह की पाल्पेशन अगर हो रही है, तो कुछ साउंड क्रिएट हो रहा है ना, वो अस्कल्टेशन करके स्टेथोस्कोप के थ्रू वो हम लोग फील कर सकते हैं। दूसरा हो गई फिजियोलॉजिक, मतलब कुछ टेस्ट करके, लाइक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गई, या फिर एक्सरे हो गई, या फिर किसी तरह की टेक्निक अगर हम यूज करते हैं, तो दैट विल टेंड्स टू रिलेट विद द फिजियोलॉजी। अब जैसे देख सकते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग लेके चलते हैं एनाटॉमिकली, अगर तो चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, इसको हम सबसे पहले कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने का। क्योंकि अगर कहीं भी किसी भी छूने से अगर किसी तरह का भी प्रॉब्लम फील हो रहा है, एनिमल कोई मतलब कुछ भी रिएक्ट करता है, इसका मतलब समथिंग इज ऑब्स्ट्रक्टिंग इन द एनिमल्स हार्ट, और यू कैन से द चेस्ट कैविटी। तो ये जो चेस्ट पेन है, दैट इज द न्यूमरस कार्डियक काउजेस लाइक मायोकार्डियल इस्चेमिया, पेरिकार्डाइटिस, pulmonary embolism, aortic dissection, as well as non-cardiac etiologies like anxiety, cholecystitis, pneumonia, ठीक है। तो इन सारी चीजों में क्या होगा, either the condition will be realized with some edema कह सकते हो, ठीक है। edema क्लियर है, मतलब कहीं ना कहीं किसी तरह की फिलिंग होगी, किसी वाटर की या फिर लिक्विड की फिलिंग होगी, ठीक है। या फिर कहीं
मान लो कि अगर वेन्स या आर्टरीज में अगर किसी तरह की परसिस्टेंस है, किसी पेन की या ऑब्स्ट्रक्शन की, तो उसको छूने से वो फिर फील क्रिएट करेगा, है ना। तो जब स्पेशली हम मायोकार्डियल इस्चीमिया की बात करते हैं तो दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्क्वीजिंग, स्ट्रैंगलिंग और बर्निंग सेंसेशन, ठीक है, जो एनिमल फील कर सकता है। काफी शार्प होगी उसकी एजेस जो होंगी, है ना। प्लेरोटिक पेन होगी बिकॉज ड्यू टू हैविंग द सम एडेमेटस कंटेंट। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो इट विल डायरेक्टली कोरिलेट विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होगा बिकॉज बोथ आर हैविंग अ सेम कैविटी, है ना, दैट इज अ चेस्ट कैविटी। सो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन है, मतलब रेस्पिरेशन में कहीं ना कहीं वो किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे डिस्पनिया, डिस्पनिया ऑफ कार्डियक ओरिजिन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डिस्पनिया ड्यू टू पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। तो ये डिस्पनिया क्या है, दैट इज रिलेटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसलिए जब क्लिनिकल कंडीशन, क्लिनिकल फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उस साइड में दूसरे साइड देखो तो किडनी के साथ साथ लिवर, क्योंकि मतलब ये दोनों जो चीज है ना, ये पेयर्ड है। अगर एक कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे में फील आएगी, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में तो रेस्पिरेटरी में आएगी। लिवर में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आप पाते हो तो दैट विल ऑल्सो लीड टू किडनी। तो डिस्पनिया जो है, मतलब कह सकते हो कंप्लीट लॉस ऑफ, या फिर डिफिकल्ट कह सकते हो, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, ठीक है। कंप्लीट लॉस नहीं कहेंगे, डिफिकल्ट ब्रीदिंग कहेंगे। तो अगर डिफिकल्ट ब्रीदिंग हो रही है, इसकी मतलब कि डायफ्राम में, ठीक है, वो जितनी आनी चाहिए इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन में, जितनी इलोंगेशन होनी चाहिए, रिलैक्सेशन होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही, तो वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है। कार्डियक डिस्पनिया ऑल्सो इंक्लूड्स पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया, ठीक है, दैट इज ब्रीथलेसनेस एट नाइट, मतलब रात में सोने समय एग्जैक्टली कहीं ना कहीं यू विल फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये स्पेशली जो है कैरेक्टराइज करती है किसी भी हार्ट की एडवांस स्टेज को। मतलब अगर हार्ट में किसी तरह की अगर आपको एबनॉर्मलिटी दिख रही है तो ये एक हो सकता है रीजन, ठीक है। रात में यू विल फील डिफिकल्टी ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। अच्छा हाँ, उसके बाद है रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस that will also result in the acute pulmonary edema, that is asthmatic wheezes। मतलब अगर कोई एनिमल, है ना, बेसिकली नॉन प्राइमेट से होंगे, तो अगर ये किसी तरह की मतलब आवाज निकलती है, ठीक है, रात में सोते समय या फिर नॉर्मली दिन के टाइम में, बहुत जब एक्सेस कंडीशन हो जाती है तब होती है क्रोनिक में, कि एक आवाज निकलती है, हाँ, ड्यूरिंग ब्रीदिंग। और उसमें क्या होता है, जो स्पुटम आएगा उसमें वो थोड़ा पिंक कलर का होगा, और दैट विल कंसिस्ट ऑफ सम फ्रोदी मटेरियल। तो दैट विल आल्सो लीड टू द सम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस व्हिच इज द significance to heart, because it is just tending that some problem is happening in the cardiovascular system, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि किसी डिजीज के बारे में बताएगा, लेकिन डिजीज का लक्षण बताता है, ठीक है, सिम्टम बताता है। अब अगर कार्डिक ओरिजिन का सिंकोप के बारे में बात करें तो इट मे बी ड्यू टू इधर इनएबिलिटी और ड्यू टू सम एडिक्वेट, मतलब टू एडिक्वेट मेंटेन द कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट क्या है, मतलब एक कंप्लीट ब्लड वॉल्यूम, मतलब एक क्या बोलो उसको मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चलने के लिए, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल चलने के लिए, मतलब एक बार आया आर्टरीज में, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, एओर्टा में आया, ठीक है, लेफ्ट से राइट से गया लंग्स में, लंग्स से फिर आया लेफ्ट में और वापस गया। तो ये कंप्लीट साइकिल होने के लिए क्या होती है, दैट इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। तो इस कंप्लीट आउटपुट, द कंप्लीशन ऑफ दिस वन साइकिल कह सकते हो,
तो इसमें अगर कहीं भी कोई चेंज हो रही है या कोई परेशानी हो रही है तो दैट विल रिजल्ट इन अ सडन लॉस ऑफ कार्डियक आउटपुट। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कार्डियक आउटपुट जो है वो कंप्लीट आपकी नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या है, ये बेसिकली कन्फ्रंट करता है कि एनिमल का हार्ट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब किसी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई प्रॉब्लम है, तो इट मे बी ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द आयोर्टा। ठीक है, या हो सकता है हाइपरट्रोफी हो, कार्डियोमायोपैथी हो, माने किसी टाइप की एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एरिथमिया और डिसएरिथमिया जो है दैट मे बी अराइज और अकर ड्यूरिंग द रेस्ट और ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी। That will complete depends upon the case of the or severity of the uh, this cardiac output. दूसरी होती है कंडीशन एडिमा। तो ये इट इज अ डिटेक्टेबल एक्सेस ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। मतलब किसी भी विसरल ऑर्गन में, जैसे दो विसरल ऑर्गन के बीच जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, ठीक है, उसमें अगर किसी तरह से कोई भी फ्लूइड कलेक्ट हो जाए, जमा हो जाए, दैट इज नोन एज एडिमा। तो बहुत सारी जगह हो सकता है ये, ठीक है, जैसे एग्जांपल में दे रखा है पेरिफेरल में, एंकल में हो सकता है, ठीक है, स्टमक रीजन में भी हो सकता है, अपने एब्डोमेन रीजन में भी हो सकता है। तो जब कार्डियक डिजीज की बात करें, when due to cardiac disease it is usually a late sign of congestive heart failure। ठीक है, एक क्लिनिकल कंडीशन ये भी हो सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन की जब बात करें तो द एग्जामिनेशन विच आर इन्वॉल्व्ड फॉर द फिजिकली एग्जामिनेशन ऑफ एनी हार्ट और cardiovascular system that will consist of inspection of that specific organ, not only for heart I am telling, palpation, auscultation of the heart, arteries, veins, valves, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है। तो कार्डियक एग्जामिनेशन जो होती है उसको जो हम इवेल्युएट करते हैं एग्जैक्टली फॉर द कैरोटिड आर्टेरियल पल्स एंड ऑस्कल्टेशन ऑफ कैरोटिड रूट्स। मतलब कैरोटिड आर्टरीज और कैरोटिड वेन दोनों जरूरी है ये भी। मतलब जो ब्लड सप्लाई कर रही है टुवर्ड्स लंग्स या जो लंग से टुवर्ड्स हार्ट आ रही है वो सही जा रही है या नहीं जा रही है, ठीक है। इसके बाद जो सप्लाई बॉडी को कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या जो सप्लाई हो रही है सही हो रही है या नहीं हो रही है ना। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कलेक्ट हो रहा है हार्ट में वो क्या बराबर आ रहा है कि नहीं। तो these all things will consist of the physical examination including this inspection, palpation and auscultation। इन सारी जगह हम देख सकते हैं। तो एक कैरोटिड आर्टेरियल पल्स हो गई, जुगुलर वेनस पल्स हो गई और ऑस्कल्टेशन फॉर सर्वाइकल, फिर प्रीकॉर्डियल इंपल्स एंड पाल्पेशन फॉर हार्ट साउंड एंड मर्मर्स। मर्मर्स मीन्स एनी अदर नॉइज एक्सेप्ट फ्रॉम द नॉर्मल हार्ट बीट रेट, ठीक है, जो हार्ट बीट का साउंड जो आता है ना लब डब, इसके अलावा भी अगर किसी तरह की साउंड आ रही है जैसे लाइक मरमरिंग इसको बोलते हैं, शायद पढ़ा पढ़ा उसको यूजी में पढ़ा हुआ आप लोगों ने। फर्स्ट साउंड सेकंड साउंड कहते हैं लब डब, ठीक है, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ अलग अलग तरह की आवाज हो सकती है। दिस मे बी ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द वाल्व, ठीक है, किसी वाल्व में अगर किसी तरह की भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो वहां से एक आवाज क्रिएट होगी, क्योंकि जो फिलिंग ऑफ ब्लड होगी टुवर्ड्स द अदर चैम्बर दैट विल नॉट बी एज एग्जैक्ट दैट इट शुड बी। ओके, फिर द इवोल्यूशन ऑफ द पेरिफेरल आर्टरीज। पेरिफेरल आर्टरीज को भी हम चेक कर सकते हैं, एओर्टिक पल्सेशन, एलिसिटेशन ऑफ पल्सेस, अल्टरनेस कंप्लीट्स द कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन। मतलब ये तो हार्ट और उसके कोर और उसके पेरिफेरल में हो गई, और एक हो गई हार्ट के बाहर, मतलब बिल्कुल पेरिफेरल आर्टरीज में। जैसे कोई लिम्ब को अगर कर रहा है या फिर किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है ब्लड, तो वो आर्टरीज या वेन क्या कंप्लीट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। दैट विल आल्सो लीड टू कंप्लीशन फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन ऑफ द हार्ट को थोड़ा सा और डिटेल वाइज किया गया। ऐसे कैरोटिड आर्टरीज में क्या देखेंगे, बिगिन द
मतलब कार्डियोवैस्कुलर एग्जामिनेशन से शुरू करेंगे और इसकी असेसमेंट मतलब टोटल पल्स तक करेंगे, ठीक है। दे आर ऑर्डिनरली एग्जामिन्ड व्हाइल द मतलब ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो भी चेकअप हो सकती है, एग्जामिनेशन हो सकती है, दैट विल कंसिस्ट ऑफ दिस होल कैरोटिड आर्टरीज, अंडर दिस कैरोटिड आर्टरी। जुगुलर वेन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन ऑफ वेनस वेव, ठीक है, मतलब assessment the response of the venous pressure to abdominal compression, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये सारा लिंक्ड है ना। जो आपका मतलब डायफ्राम, इस पे टोटली डिपेंड करता है कि जुगुलर मतलब सप्लाई जो है वो कैसे जा रही है, ठीक है। जैसे एक एनिमल मान लो रेस्ट कंडीशन में, एक एनिमल अगर एक्सरसाइज या फिर वर्किंग पोजीशन में है, तो देख सकते हो उसका जो रेट ऑफ ब्लड सप्लाई होगा दैट विल फास्टली चेंज्ड, ठीक है। दैट इज ड्यू टू द दिस डायफ्राम, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ डायफ्राम, ठीक है। So central venous pressure or auscultation of cervical venous that will totally leads with the jugular vein. Abdominal pressure same हो गई, मतलब distinguish venous from arteries neck pulsation, ठीक है। आर्टरीज से लेके पूरी जो नेक की पल्सेशन है, क्योंकि ये एब्डोमिनल प्रेशर वही डायफ्राम पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है प्रीकॉर्डियल मूवमेंट्स एंड थ्रिल्स, दैट लीड्स टू कंसिस्ट ऑफ एनी इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन ऑफ द एंटीरियर चेस्ट वॉल, ठीक है। बाहर से भी चेस्ट वॉल को आप फील करके देख सकते हो कि आइदर जो वेंट्रिकल है या फिर जो पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा है, ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपने स्पेसिफिक जगह पर सिचुएटेड है या फिर थोड़ा भटक गया है रास्ते से, अगल बगल थोड़ा सा चला गया है। तो दैट में ऑल्सो कंप्लीट द एग्जामिनेशन ऑफ हार्ट। और द लास्ट है हार्ट साउंड एंड मर्मर्स। तो अस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट इज परफॉर्म्ड आफ्टर एग्जामिनिंग द जुगुलर, वेनस पल्स, कैरोटिड पल्स एंड प्रीकॉर्डियल मूवमेंट्स, ठीक है। इन सारों को कलेक्ट करके ये करते। मर्मर्स क्या है बताया, that are prolonged series of auditory vibrations that should characterized according to these things। मतलब कार्डियक साइकिल, टाइमिंग क्या है कार्डियक साइकिल की, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय दिस मर्मर, लाइक सिस्टोलिक, डायस्टोलिक है या कंटिन्यूस, मतलब हर एक तरह का अलग अलग जो हमारी मतलब कार्डियक साइकिल में जो चल रही है ना, उस पोजीशन को समझते हुए कि सिस्टोलिक में कोई डिफरेंस तो नहीं है, या फिर डायस्टोलिक में, या फिर कंटिन्यूस जो चल रही है वो कॉन्करेंट है या फिर कहीं डिफरेंट है। इंटेंसिटी देख सकते हो, मतलब जैसे फ्लिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम aorta टू वेंट्रिकल, अगर वो सॉरी ऑरिकल टू वेंट्रिकल चल रहे हैं, ठीक है, तो वो किस इंटेंसिटी से जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, मतलब उसकी लाउडनेस क्या है, ज्यादा है तो इसका मतलब कहीं जरूरत से ज्यादा है तो भी खराब है, अगर कम आ रही है तो भी खराब है, ठीक है। उसको एक कंटिन्यूस पैटर्न में जानी है। फ्रीक्वेंसी की बात करें अगर, मतलब जो फ्रीक्वेंसी, वही पिच जो गिर रहा है, आवाज कम है कि ज्यादा है, ठीक है, ये आवाज पे हो गई, साउंड पे, और इंटेंसिटी जो हो गई वो उसके लाउडनेस पे। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक ब्लड फ्लो से मतलब लिक्विड से रिलेटेड हो गई और दूसरी साउंड से, फ्रीक्वेंसी जो साउंड से रिलेटेड हो गई। कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप में अगर कोई डिफरेंस आ रही है, शेप में डिफरेंस क्या है कि अगर किसी तरह की कलेक्शन ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल या कुछ भी HLDL जो बोलते हैं ना, हाई डेंसिटी या लो डेंसिटी वाली जो कोलेस्ट्रॉल होती है, वो अगर कहीं पर हार्ट में या फिर चैम्बर में कलेक्ट हो गई, उसके कारण शेप में चेंज हो जाएगी। ड्यूरेशन है लॉन्ग और शॉर्ट हो सकती है। फिर रेडिएशन है टू अदर अस्कल्टरी एरियाज, मतलब किसी भी और जगह से फील करके अस्कल्टेशन करके हम देख सकते हैं। और वेरिएशन हो गई इफ एनी विथ रेस्पिरेशन और अदर मैन्यूवर्स, मतलब इस चीज को हम कनेक्ट कर सकते हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, कि कार्डियो मतलब एक कार्डियक आउटपुट होने में और एक कंप्लीट रेस्पिरेशन होने में, ठीक है, एक इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होने में कितना टाइम लग रहा है, कितना अल्टरेशन हो रहा है। तो इसके वेरिएशन को समझकर हम
हार्ट साउंड और मरमर को समझ सकते हैं। अब दिस इज अ पिक्चर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो पहले भी चलता था, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ये थोड़ा सा रिसेंट हो गया है। तो इसमें बेसिकली क्या है, जो लीड्स हम लगाते हैं, ठीक है, लीड्स 6 लीड्स लगते हैं, ठीक है। तो इनसे हम पता कर सकते हैं कि मतलब अलग अलग जो आर्टरीज या फिर वेन्स की या फिर डिफरेंट जो चैम्बर ऑफ हार्ट है उसमें कितनी फिलिंग हो रही है और कितनी फ्लोइंग हो रही है ब्लड सप्लाई। और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगी दैट इज दिस विल रिलेटेड विद द, देख सकते हो, मतलब अल्ट्रासाउंड टाइप का है ना, स्कैन भी करता है इसमें, सिर्फ फील नहीं कर सकते हैं बल्कि इसको हम पिक्चराइजेशन फॉर्म में देख भी सकते हैं। तो ये थोड़ा सा नया हो गया है, ठीक है। फिर जब पेरिफेरल आर्टरीज के एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वो भी हम पाल्पेशन से कर सकते हैं, ठीक है, बाय पाल्पेटिंग द फ्रीक्वेंसी एंड रेगुलरिटी ऑफ द पल्सेशन। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है पल्स की, ठीक है, और कितनी रेगुलर या इरेगुलर है। कंडीशन एंड पेटेंसी ऑफ द पेरिफेरल आर्टरीज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्टेरियल पल्स वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उससे हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं और प्रोपोर्शनेट जो हमारी पिक्चर आएगी या फिगर आएगी उसको नोट करके हम बता सकते हैं कि दिस इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, ठीक है। फिर लास्ट है एग्जामिनेशन फॉर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है ये वीनस इन्फ्लामेशन को मतलब कैरेक्टराइज करता है। मतलब किसी तरह की अगर वेन्स में इन्फ्लामेशन है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो इसको हम एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। जो कंक्लूजन है हमारे पास दैट इज द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री टेकिंग एनी फिजिकल एग्जामिनेशन टुगेदर विद सेलेक्टिव मॉडर्न लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी विल enable the clinician to observe an accurate diagnosis। देखो, कहने का मतलब है कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए लैब या फिर लैब फैसिलिटी, लेकिन जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है दैट इज द बेस्ट वन। क्योंकि ये क्या है, ये डायरेक्टली कोरिलेट कर सकता है और जो क्लिनिशियन है वो फील कर सकता है कि हाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली ठीक है। अगर अब जैसे 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 हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है ना, डिजीज भी है वो अपने आप को एडवांस फॉर्म में लेते जा रहा है। पहले बहुत सारा बीमारी नहीं सुना होगा आपने, जो अभी डिजीज होती है पहले नहीं होती थी, या होती होगी तो लोगों को पता नहीं था पहले के बारे में, ठीक है, पहले के समय में मालूम। तो अब वो नई नई चीजों को पता करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं। तो बेसिक जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस है दैट इज द बेस्ट वे टू असेस द और इवेल्युएट द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो क्लिनिशियन के लिए वो बेस्ड है, एक्यूरेट डायग्नोसिस है और एस्टिमेट द डिग्री ऑफ सिविरिटी, ठीक है। डिग्री ऑफ सिविरिटी भी इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक एनिमल हैविंग दिस क्लिनिकल एंजाइटी, ठीक है, या क्लिनिकल कंडीशन। तो इसके लिए थोड़ा तो जो पैथोफिजियोलॉजी के एब्नॉर्मलिटीज है उसको भी समझना जरूरी होता है। इस कारण से हम कुछ नॉन इन्वेजिव और कुछ इन्वेजिव ट्रायल्स करते हैं दैट विल totally depends upon the severity of the condition of a specific animal, ठीक है। तो almost this will complete the this thing, okay। मतलब ये चैप्टर